फर्टिलाइजन स्रावित करता है और स्पर्म एंटी फर्टिलाइजन, जिससे शुक्राणु और अंडाणु आपस में चिपक जाते हैं और एक्रोसोम, शुक्राणु का जो एक्रोसोम था वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है, जिससे अंडाणु की भित्ति को वो भेद देता है और शुक्राणु का क्या हो जाता है, प्रवेश। तीसरा था कॉर्टिकल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कॉर्टिकल रिएक्शन? कि अदर स्पर्म के प्रवेश को रोकने के लिए जब ओवा में एक स्पर्म इंटर कर जाता है तो अदर स्पर्म इंटर नहीं करे, उसको रोकने के लिए जो रिएक्शन होती है उसको हम कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्टिकल रिएक्शन थी। उसके बाद क्या था कि जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो दोनों के प्रोन्यूक्लियाई, पराग केंद्रक आपस में जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो एक जाइगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था और आज अब आप ध्यानपूर्वक समझना बात को। आज का जो हमारा चैप्टर है 33, मानव में भ्रूणीय परिवर्तन। ठीक है, मानव में भ्रूणीय परिवर्तन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। देखो चैप्टर 33 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, बहुत ध्यानपूर्वक आप समझना। देखिए चैप्टर नंबर 31 में हमने गैमेट का फॉर्मेशन किया था। चैप्टर 32 में हमने दोनों गैमेट को आपस में फ्यूज करवाया था, तो जिससे क्या बना था, युग्मनज बना था ना। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, अब आप सभी को पता है कि जब आपने जाइगोट बना लिया, युग्मनज बना लिया, तो युग्मनज आगे चलकर एक शिशु का निर्माण करता है, नहीं करता है ना। तो जाइगोट से एक एम्ब्रियो, शिशु जो यूट्रस में होता है, गर्भ में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं नहीं कहते। तो उसी से हमारा ये पूरा चैप्टर है कि मानव में जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। बिल्कुल सीरीज वाइज चल रहे ना। हाँ, तो इस पूरे सिस्टम को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। इस चैप्टर से इस बार 2-3 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हाँ, इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट में डेफिनेशन है और एक पार्ट में भ्रूण का विकास कैसे होता है वो है। 2 टॉपिक हैं इसके। ठीक है, और दोनों टॉपिकों को हम दोनों पार्टों में कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम एक सिस्टेमेटिक डेफिनेशन की बात करेंगे। अगर आप डेफिनेशन यहाँ पर समझ जाते हो तो आपका बोर्ड में 1 नंबर पक्का है। 100% एक डेफिनेशन इस बार इस चैप्टर से आएगी, ये क्लियर है। ठीक है, अब सिस्टम से आप समझना। देखो सबसे पहले जो परिभाषा है भ्रूणोद्भवन, जिसको हम एम्ब्रियो जेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो जेनेसिस कहते हैं। भ्रूणोद्भवन, भ्रूण का निर्माण होना।
आपने चैप्टर 32 में क्या बना लिया था, जायगोट बना लिया था। ठीक है, तो एक परिभाषा बनती है, युग्मनज में कोशिका विभाजन व विभेदन से भ्रूण का निर्माण होना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी इस चैप्टर की सबसे पहली डेफिनेशन है कि भ्रूणोद्भवन क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो देखो क्या है कि जो जाइगोट होता है, उस जाइगोट में कोशिकाओं का विभाजन और विभेदन से, एक मिनट, ठीक है, हाँ देखो सिस्टम से जोड़ना आप इसको। जो आपने 32 चैप्टर में जाइगोट बनाया था, उस जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं और समसूत्री विभाजन से क्या बनता है कि युग्मनज एक भ्रूण में चेंज हो जाता है। ये आप सभी जानते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी बात हो गई ना कि युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, भ्रूणोद्भवन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है ये तो ओवरऑल एक परिभाषा है पूरे चैप्टर के लिए, एक ओवरऑल, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, भ्रूण या परिवर्धन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल एक परिभाषा हो गई शुरू से एंड तक कि जाइगोट से हमने क्या बना लिया, भ्रूण बना लिया। अब ये जाइगोट से एम्ब्रियो बना कैसे, भाई ये तो आपको नहीं पता ना कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता कैसे है। अब इसी से संबंधित कुछ डेफिनेशन और कुछ प्रावस्थाएं वही हमको पढ़नी है ना। हमने तो यहाँ पर सीधा सा बोल दिया कि भाई युग्मनज से भ्रूण बन जाता है। अब ऐसे ही तो नहीं बन जाता भ्रूण, देखते हैं कैसे बनता है। तो सुनिए, अब सबसे पहले जो परिभाषा होती है वो यहां पर है विदलन, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। विदलन जिसको इंग्लिश में क्लीवेज कहा जाता है, ये स्टार्टिंग हो रहा है ना, कि जाइगोट में होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजन को क्लीवेज कहते हैं। या इसकी ऐसी परिभाषा, दूसरी परिभाषा, ऐसा विभाजन जिसमें कोशिका की संख्या तो बढ़ती है लेकिन युग्मनज का आकार नहीं बढ़ता। ठीक है, देखो क्या है भाई विदलन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग है, पूरे सिस्टम की स्टार्टिंग है। सबसे पहले आप इतना याद रखिए कि आप एक फीमेल यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में ये जाइगोट है, डिप्लॉइड सेल्स जाइगोट है। तो इस जाइगोट में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है विदलन। क्या होता है, विदलन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। तो इस जाइगोट में जो स्टार्टिंग माइटोसिस है, समसूत्री विभाजन जो होते हैं, उसी समसूत्री विभाजन को हम क्या नाम दे देते हैं, विदलन नाम दे देते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि भाई
जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है, एक सिंगल सेल है। और एक जब आपको भ्रूण का निर्माण करना है तो बहुत सारी कोशिकाएं चाहिए आपके लिए, चाहिए ना। तो ये कोशिकाएं कहां से बनेंगी? माइटोसिस से बनती है ना, समसूत्री विभाजन से, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से तो केवल युग्मक बनते हैं। तो बस सिंपल सी बात हो गई कि युग्मनज में जो स्टार्टिंग समसूत्री विभाजन होते हैं उन्हीं समसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। ठीक है, अब ये परिभाषा है जो आपसे पूछी जाएंगी एक नंबर में। या उसकी दूसरी परिभाषा ऐसे बनती है कि जाइगोट में होने वाला ऐसा विभाजन जिसमें नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज होते हैं, कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती जाती है, लेकिन युग्मनज का आकार सेम रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये युग्मनज है, अब इसमें 2 सेल है तो 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 इस प्रकार कोशिकाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन इसका आकार कैसा है? सेम आकार है। तो ऐसे विभाजन को आप क्या कहेंगे? विदलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विदलन। तो ये पहली परिभाषा आपको समझ में आ गई। चलिए, तो विदलन जब हुआ था तो इसमें क्या हो रहा था? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही थी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही थी। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है मोरूला, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है मोरूला। क्या है? मोरूला। अब ये मोरूला क्या है ना? तो आप समझना इसको। मोरूला को हिंदी में तूतक कहते हैं, है ना भाई? समझो, जब जाइगोट 16 कोशिकीय हो जाता है तो इस अवस्था को मोरूला व इस प्रक्रिया को मोरूलेशन कहते हैं। बात समझ में आई? देखो, मोरूला अब सेकंड परिभाषा है, सेकंड डेफिनेशन है मोरूला। तो मोरूला की क्या डेफिनेशन होती है भाई? कि जब जाइगोट में 16 कोशिका हो जाए। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जाइगोट था तो इसमें एक अवस्था में 16 कोशिका होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना एक अवस्था में। तो जब आपका जाइगोट 16 कोशिकीय हो जाता है तो इस संरचना को अब आप क्या नाम देंगे? मोरूला नाम देंगे। क्या नाम देंगे? मोरूला। और जाइगोट से मोरूला बनने की प्रक्रिया, जाइगोट से मोरूला बनने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? मोरूलेशन कहते हैं, तूतक भवन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 परिभाषा समझ में आ गई। सबसे पहली विदलन थी कि जाइगोट में जो समसूत्री विभाजन हो रहे थे उसको हम क्लीवेज कह रहे थे, विदलन कह रहे थे। और विदलन के दौरान जब इसमें 16 कोशिका हो जाती हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? हाँ, इस संरचना को हम मोरूला और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोरूलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप समझते हो चलना बिल्कुल है, जुड़े रहना आप इसी प्रकार, और अपने डायग्राम पर भी ध्यान देना। ये हम सपोज करते हैं ये 16 कोशिकीय एक मोरूला है ना? ये जाइगोट था जिसमें 16 कोशिकाएं बन गई, इसको मोरूला कह रहे हैं। अब नेक्स्ट जो परिभाषा होती है वो होती है ब्लास्टोलेशन, कोरक भवन। क्या कहते हैं इसको? कोरक भवन। तो ब्लास्टोलेशन क्या है भाई? मोरूला से कोरक प्रोटीन
ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला से कोरक पुटी का निर्माण होना ब्लास्टोलेशन कहलाता है। देखो इस डेफिनेशन पे आप जरा ध्यान दीजिए। अभी जो आपका ये जाइगोट है उसमें 16 कोशिका हैं और इस 16 कोश की अवस्था को आप क्या कह रहे हैं? मोरूला कह रहे हैं ना, मोरूला। अब इसमें क्या होता है कि मोरूला की जो कोशिकाएं हैं अपनी संख्या में और बढ़ती हैं, 32, 64, 128 इस प्रकार ये बढ़ती जाती हैं, है ना। अब एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप इस मोरूला को ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये वाला, देखो चेंज है ना ये डायग्राम। ये तो मोरूला थी और ये जो मैंने बनाई है वो कोरक पुटी बनाई है जिसको आप ब्लास्टोसिस्ट कह रहे ना। अब एक परिभाषा देखिए कि मोरूला से अगर हम ब्लास्टोसिस्ट बना दें, बात समझो, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होना क्या कहलाता है? ब्लास्टोलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लास्टोलेशन कहलाता है और हिंदी में इसको कोरक भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरक भवन। तो परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी ब्लास्टोलेशन की, है कि मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी बनाना क्या कहलाता है? ब्लास्टोलेशन कहलाता है ना। चलिए अब ये भी एक ओवरऑल परिभाषा हो गई किसकी? कि मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बन गई। अब मोरूला तो इस प्रकार की संरचना थी, हाँ इस प्रकार की, आप मतलब इनको 16 कोश का मान लीजिए ऐसे ठोस अवस्था, और यहाँ कुछ अलग ही संरचना बन रही है जिसको आप कोरक पुटी कह रहे हैं। तो ओवरऑल ये बात तो हमने पढ़ ली कि मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट का बनना क्या कहलाता है? ब्लास्टोलेशन। लेकिन कुछ परिभाषाएं इस ब्लास्टोलेशन वाली परिभाषाओं के अंदर हैं और वो किसके लिए हैं कि भाई इस मोरूला से ये ब्लास्टोसिस्ट बनी कैसे, यही हमको पढ़ना है इसमें आगे। तो देखिए मोरूला की बाह्य कोशिका, या मैं ये कहूं मोरूला की सतही कोशिका चपटी हो जाती हैं जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट या हिंदी में कोष कोरक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ट्रोफोब्लास्ट कोशिका ट्रोफोब्लास्ट कोशिका आंतरिक कोशिका से अलग हो जाती हैं और बीच में एक गुहा बनती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, इसमें गर्भाशय तरल भरने से
आंतरिक कोश का एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं, अब इसे कोरक कोटि कहते हैं। दिखाई दे रहा है ये? हाँ, सुनिए अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपने सबसे पहले यहाँ विदलन करवाया था, और विदलन होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था, मोरूला आपने पढ़ी, और मोरूला से अगर आप कोरक कोटि बना लेते हो तो इस घटना को आप क्या कर रहे थे, ब्लास्टोलेशन कर रहे थे। तो अगर आपको सीधी सीधी ब्लास्टोलेशन की परिभाषा आ जाए तो आप लिख ही देंगे कि मोरूला से कोरक कोटि का निर्माण होना क्या कहलाता है, ब्लास्टोलेशन कहलाता है। देखो बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं हम। अब ये मोरूला से इस प्रकार की संरचना कैसे बनी वो हम देखते हैं। तो क्या हुआ था, ये हमारे पास मोरूला थी, तो इस मोरूला की जो सतही कोशिका होती है, देखो ध्यान से आप समझना, सबसे पहले ये इस प्रकार की संरचना बदलती है। तो जो आउटर सेल होती है, देखो ये वाली, ये कुछ चपटे आकार की सेल हो रही है, तो इन चपटे आकार की कोशिकाओं को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो आपसे वो यही एक परिभाषा पूछ लेगा कि भाई ट्रोफोब्लास्ट क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि मोरूला की सतही कोशिका जो चपटे आकार की हो जाती हैं उनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये चपटी कोशिकाएं बन गई इसमें। अब जब ये संरचना फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में आती है लुढ़क कर, तो गर्भ में जो फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, वो तरल पदार्थ इसमें भरना प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई। ये जो चपटी कोशिका हैं उनको तो आप बाह्य कोशिका बोलेंगे, और ये हैं जो आंतरिक कोशिकाएं। तो जब इसमें तरल पदार्थ बढ़ता है तो ये जो आंतरिक कोशिकाएं होती है ना, वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट थी वो नीचे की तरफ भी रहती है। तो बीच में क्या बन गई, यही है कैविटी। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील, यानी कि कोरक गुहा। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील यानी कि कोरक गुहा। तो ब्लास्टोसील का निर्माण हो गया, और अब इस पूरी संरचना को हम क्या नाम देते हैं भैया, कोरक कोटि नाम देते हैं। तो आपने बताइए मोरूला से कोरक कोटि का निर्माण किया कि नहीं किया, तो इसी घटना को आप क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोलेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी ब्लास्टोलेशन वाली परिभाषा, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। आपके पास पहले एक जाइगोट था, आपको याद हो तो, और जाइगोट से आपने पहले, ये मैं बना ही देता हूं, ये जाइगोट था, और इस जाइगोट में क्लीवेज होने से मोरूला बनी, और मोरूला से क्या बन गई, कोरक कोटि बन गई। ठीक है, तो यहाँ तक का घटनाक्रम आपको समझ में आ गया। अब आगे चल के क्या होता है, नेक्स्ट जो हम परिभाषा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैस्ट्रोलेशन, जिसको कंदक भवन कहते हैं, है ना, गैस्ट्रोलेशन। तो एक सिंपल सी बात हो गई ना कि कोरक कोटि की, सॉरी यहाँ ब्लास्टोला आप नाम लीजिए, कोरक कोटि नहीं, ब्लास्टोला। ब्लास्टोला से गैस्ट्रोला बनना, एक मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, बनना
गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। एक बात ध्यान दीजिए, एक सिंपल सी बात हो गई कि भाई गैस्ट्रुलेशन क्या है, कंद भवन क्या है। तो जो हमारे पास ब्लास्टुला है, अरे ये मोरूला, ये ब्लास्टुला है ना, और ब्लास्टुला से क्या बनती है भैया? अब तो आपको पता चल गया होगा, मैंने बहुत बार ये आपको चीजें बताई है 11th क्लास में। जब भी इसकी बात आई है तो मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, याद आ गई बात? सुनिए अब। और मैंने आपसे कहा था भी कि भाई 12th क्लास में आपके बहुत काम आएंगे। दोबारा ध्यान दीजिए, हमारे पास जो ये ब्लास्टुला है, अगर इस ब्लास्टुला से हम गैस्ट्रुला बना दें तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर गैस्ट्रुला क्या है। तो गैस्ट्रुला क्या है, देखिए कि ब्लास्टुला की जो आंतरिक कोशिकाएं हैं, ब्लास्टुला की जो आंतरिक कोशिकाएं हैं वो आगे चलकर 3 जनन लेयर बनाती हैं। 3 जनन लेयर, जिनको एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म कहते हैं, 3 जनन लेयर बनाती हैं। और वह अवस्था जिसमें 3 जनन लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला बनने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे। तो देखो बिल्कुल सिस्टम वाइज है कि नहीं, है ना? जाइगोट से हम गैस्ट्रुला तक पहुंच गए, 3 जनन लेयर तक पहुंच गए। अब आपके माइंड में फिर वो बात याद आ गई होगी, मैंने आपसे ये भी कहा था कि शिशु के हर ऑर्गन का निर्माण इन 3 जर्म लेयरों से होता है, जनन स्तरों से होता है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? भ्रूणीय परिवर्तन। आपने जाइगोट से स्टार्ट किया था और यहाँ तक आप पहुंच गए, ठीक है? अर्थात 3 जनन लेयर आपने यहाँ बना ली, ठीक है? अब एक दो परिभाषा हो रहे हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिका एंडोमेट्रियम परत से चिपक जाती हैं, इसे रोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कहते हैं। देखो ये क्या बात कहने आपसे जा रहा है कि भाई ये जो चपटी कोशिका हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत, याद कीजिए जो मैंने आपको गर्भाशय का डायग्राम बनाया था उसमें एंडोमेट्रियम परत बनाई थी। तो ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं एंडोमेट्रियम परत से जब चिपक जाती हैं तो उस घटना को हम रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपण। और हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन थी। अब अगली बातें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।